हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिलिप कॉटलर एंड केविन लैनकेलर। ये बुक एक तरीके से मार्केटिंग सब्जेक्ट के लिए बाइबल, गीता और किसी भी अन्य प्रकार से भी हम इसे पुकार सकते हैं। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, नॉलेजेबल और फ़ायदेमंद साबित होती है अगर कोई स्टूडेंट्स मार्केटिंग की पढ़ाई करता है। तो अब हम इस वीडियो में आपके साथ इस बुक के समरी के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे और इस बुक के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए वो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो इस फेमस बुक, इस एक्सीलेंट बुक के साथ। तो इस बुक का नाम, जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि लिखा है फिलिप कॉटलर एंड केविन लैन केलर ने। इस किताब का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसे फिलिप कॉटलर और केविन लैन केलर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे को ध्यान में रखते हुए इस किताब को लिखा। और ऊपर, अगर हम इस किताब को शुरू करें तो उससे पहले क्या आप मार्केटिंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड जानते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक बिजनेस मार्केट में बाकियों को कैसे डोमिनेट करके कस्टमर्स की लॉयल्टी जीत लेता है? क्या आप नहीं जानना चाहते कि सक्सेसफुल ब्रांड्स अपने हाई लेवल मार्केटिंग कैसे करते हैं? तो इस बुक के समरी में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग रिसर्च के बारे में मैं बताऊंगा। इस बुक में आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि कैसे मार्केटर्स इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करके बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस समरी में आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी पता चलेगा और उसे इन्फ्लुएंस करने वाले बिहेवियर और फैक्टर्स के बारे में भी पता चलेगा। मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, यह आपको सिखाती है कि कैसे आप प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन से बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में आप उतार सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के बारे में ही नहीं, और इसके साथ ही एंड में हम बात करेंगे कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू देने की। तो सबसे पहले मैं आपको इस मार्केटिंग के बुक का एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये इस मार्केटिंग की बुक का ओवरव्यू है जो आप मार्केट के दौरान मार्केट में इसे देख पाएंगे। इस बुक में ये फिलिप कॉटलर, जो कि अभी आपके स्क्रीन के वक्त ऊपर दिख रहा है, इन्होंने ही इस मार्केटिंग की बुक को लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइनिंग मार्केटिंग की। डिफाइनिंग मार्केटिंग की। अब ये मार्केटिंग क्या है? हम इसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट में 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो हैं मार्केटिंग नीड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, विच मीन्स कि लोगों को नीड्स का, ज़रूरत का पता करना, फिर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स प्रोडक्ट बना के ह्यूज प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। मार्केटिंग का गोल होता है कि कस्टमर को इतनी अच्छी तरह समझ लो कि उनके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट बना सको। जब कोई प्रोडक्ट पूरे तरीके से कस्टमर्स के डिमांड को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसे गुड मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मार्केटिंग की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस प्रॉपर तरह से हो तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा और आपको सेल ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक बार मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया तो लोग खुद पर खुद आकर उसे खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन गुड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च पर ही ख़त्म नहीं होती। इसके आगे भी हमें इस गुड मार्केटिंग की टैक्टिक्स को कंटिन्यू करना बेहद ज़रूरी होता है। ऑल सक्सेसफुल ब्रांड्स, जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, वो कस्टमर की डिमांड को पूरी करने के लिए नए तरीके का आविष्कार करते हैं, नए तरीके का फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही कॉम्पिटिशन्स के बचने के लिए भी इन नए तरीकों का उपयोग करते हैं। वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स में से एक है नाइकी, और नाइकी का कोर मार्केटिंग मैनेजमेंट है हाई क्वालिटी रबर शूज प्रोवाइड करना, विच आर स्पेशली फॉर एथलीट्स, और यह ब्रांड इसी बेस पर चल रहा है। नाइकी ने पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सोचा। यहाँ पर आइडिया यह था
कि एथलीट्स का स्मॉल ग्रुप अपने फुटवियर से बाकी के इंस्पायरिंग एथलीट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो आज मार्केटिंग ने खुद को हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के एक मार्केटिंग ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। वैसे तो स्पोर्ट की फील्ड में यह माइकल जॉर्डन की शुरुआत ही थी, लेकिन विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी और ये स्ट्रेटजी काम आ गई, क्योंकि एक ही साल में जॉर्डन ने $100 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था। और आगे 1998 में नाइकी ने अपने फर्स्ट यानी कि जस्ट डू इट कैंपेन को रिलीज किया। इसमें एथलीट्स को अपने गोल्स चेस करने के लिए क्लियर कट मैसेज दिया गया और इन एड्स के थ्रू नाइकी ने स्पोर्ट्स में आने की एक सेल्फ एम्पावरमेंट की इमेज को स्टैब्लिश कर लिया था। जस्ट डू इट आज भी नाइकी का स्लोगन है। जस्ट डू इट आज भी नाइकी का स्लोगन है। नाइकी ने जब यूरोपियन मार्केट में एक्सपैंड किया तो कंपनी ने अपने अप्रोच को चेंज किया। उन्हें लगा कि जस्ट डू इट कैंपेन यूरोप के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। दैट्स वाई नाइकी ने फुटबॉल को कैपिटलाइज किया, जो कि यूरोप को मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है। नाइकी स्पॉन्सर्ड लॉट्स ऑफ यूरोपियन नेशनल फुटबॉल टीम, मतलब नाइकी ने काफ़ी यूरोपियन नेशनल फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया और ऊपर से रूट में नाइकीज ने उम्रो को एक्वायर कर लिया, जो कि फुटबॉल शूज इक्विपमेंट्स का एक ब्रिटिश ब्रांड है। इक्विपमेंट्स का एक ब्रिटिश ब्रांड है। आज नाइकी अकेले पूरे वर्ल्ड में 100 फुटबॉल टीम्स के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई करती है। 2008 के एशिया समर ओलंपिक्स में नाइकी ने अपने एक अलग पहचान बनाई, बट स्पॉन्सर्ड ऑफ दिस इवेंट वाज एडिडास। बट नाइकी ने ओलंपिक्स एथलीट्स को अपने शूज़ पहनाकर एड्स निकालने का यह तरीका कंपनी ने एथलीट्स को स्पॉन्सर किया, ज़्यादातर चाइनीज़ थे उसमें से, और 12 में से 11 अमेरिकन बास्केटबॉल टीम के मेंबर थे। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का रिजल्ट ये निकला कि एशिया में नाइकी की सेल 50% तक बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, $3.3 बिलियन तक पहुंच गई। सम फिलोसफर सेज, कुछ फिलोसफर कहते हैं कि नाइकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में एक्सीलेंट है एज कंपेयर टू एडिडास। ड्यूरिंग दिस इवेंट, इस इवेंट के दौरान, जो कि ओलंपिक्स का ऑफिशियल समर ओलंपिक्स था, ऑफिशियल वी कैन से स्पॉन्सर्ड था, ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट वाज एडिडास, और नाइकी ने टाइगर वुड्स एंड मारिया शारापोवा जैसे फेमस एथलीट्स के साथ पार्टनरशिपिंग करना स्टार्ट की। हालांकि इन 2008 जब रॉजर फेडरर और राफेल नडाल ने के बीच में विंबलडन मैच जब हो रहा था तो दोनों चैंपियंस को नाइकी ने ही स्पॉन्सर्ड किया था। उनके शूज़ तो नाइकी, तब ऐसा लग रहा था उनके शूज़ जो थे वो ड्रेस लाइक नाइकी के थे। तब ऐसा लग रहा था कि मैच नहीं, नाइकी का 5 घंटे का कॉमर्शियल चल रहा है। तो डिज़ाइन फॉर एथलीट्स यही नाइकी का मंत्रा है। डिज़ाइन फॉर एथलीट्स इज द मंत्रा फॉर नाइकी। एक तरह से कंपनी को हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के रूप में पूरा टारगेट मार्केट मिल गया था। नाइकी ने ऐसे शूज़ और कपड़े क्रिएट किए विच आर इन नीड फॉर दोज एथलीट्स, एंड दैट्स वाई टुडे नाइकी इज लीडिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जस्ट डू इट नाइकी का ट्रेडमार्क है, बल्कि सारी एथलीट्स को इंस्पायर भी कर रहा है। वो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। मतलब यह कि किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के पीछे उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का हाथ होता है। जैसे डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि ये बिजनेस के गोल में होना चाहिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ कमिटमेंट बट ऑल्सो नॉट रिजिड। कंपनी को टाइम के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मार्केट में चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो नेसेसिटी ही स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते रहिए, बट कोर वैल्यू को ना छोड़िए। पहले के टाइम में न बिजनेस के ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बोलाबाला था,
प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसके मार्केटिंग तभी होती थी जब उसे सेल के टाइम पे मार्केट में लाया जाता था। बट आज के मॉडर्न टाइम में यह सिंपल आइडिया अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आज कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और अपार्ट फ्रॉम इट, टुडेज कस्टमर आर मोर देन स्मार्ट। और आज मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट आ गए हैं जो कि बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस के लिए compete करते हैं एक दूसरे से। सो ड्यू टू द इंटरनेट, कस्टमर्स आर मच इन्फॉर्म्ड। उन्हें सब कुछ पता है। किसी भी बिजनेस में अपनी मार्केटिंग बनाए जाना और लॉयल कस्टमर बचाना किसी बिजनेस या बिग चैलेंज ऑफ बिजनेस से कम नहीं है। सो इन दिस सिचुएशन, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कैसे डेवलप किया जाए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी किसी भी बिजनेस का गोल होता है टू डिलीवर द कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट। मतलब हम अपने कस्टमर को वैल्यू दें, बट प्रॉफिट की बात भी ना छोड़ें। प्रॉफिट भी हम निरंतर रूप से कमाते रहें। जितनी ज़्यादा वैल्यू हम देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिलेगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट फेज है STP, मीन्स सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। और यह प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले का स्टेज है। STP इज द फर्स्ट स्टेज बिफोर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। सेगमेंटेशंस का मतलब मार्केट के कई हिस्सों में उस मार्केट को बांट देना। टारगेटिंग का मतलब स्पेसिफिक लाइंस को टारगेट करना। और पोजीशनिंग का मतलब ये पता लगाना से होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा और यह बाकियों से कैसे या किस प्रकार से बाकियों से डिफरेंट है, अलग है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, आपसे किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए, यह समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड पर प्रोडक्ट क्रिएट करना ही आपका गोल है। क्योंकि जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट किया है, सिर्फ वही हायर वैल्यू के लिए हायर प्राइस दे सकते हैं। और यही कस्टमर्स आपको प्रोडक्ट को के लिए वैल्यू और भी कस्टमर की शुरुआत इन्हीं कस्टमर से होगी। इसीलिए STP प्रोडक्शंस के पहले की जाती है। सेकेंड फेज की अगर हम आगे बात करें तो ये वैल्यू क्रिएट करना है, जो कि प्रोडक्शन करते टाइम की जाती है। इस स्टेज में आके बिजनेस अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिक फीचर के बारे में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है। आगे थर्ड फेज है वैल्यू कम्युनिकेट करना, कि प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम और उसके बाद कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताया जाता है। कंपनी, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, प्रिंट्स एंड TV कॉमर्शियल जैसे प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट चैनल्स, ESPN इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वाली कंपनी है। तो ESPN मींस एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। यह कंपनी 1978 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। इन दिनों ESPN ने कनेक्टिंग कल्चर के सिंगल सैटेलाइट के हेल्प से रीजनल स्पोर्ट्स में अपने न्यूज़ दिखाने की शुरुआत की थी। इन द टाइम ऑफ 1990s, ESPN ने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपने मार्केटिंग की शुरुआत कर दी थी। चाहे वो टेलीविज़न हो या प्रिंट मीडिया, कुछ सालों में ही ESPN ने अपना बिजनेस कई कैटेगरी में एक्सपेंड कर लिया था। वैसे आज ESPN कई चैनल्स, वेबसाइट या रेडियो सिस्टम्स को ऑपरेट करता है। ESPN ने अपने ओरिजिनल TV सीरीज, मूवीज बनाई हुई है, बट अलॉन्ग विद इट स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी क्रिएट की हुई है। कंपनी एनुअली $5 मिलियन का रेवेन्यू अर्न करती है। 1996 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने ESPN को खरीद लिया। ESPN ने स्लोगन ऑफ मार्केटिंग रखा, सर्विसिंग स्पोर्ट्स फैंस एल्स एनी टाइम एनीवेयर। और तब से ये कंपनी इस ब्रांडिंग पर चलती आई। ESPN ने अपना कोर मार्केटिंग हमेशा याद रखा और रिमेन फ्लेक्सिबल विद करेंट रेट्स, और करेंट रेट्स के अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबल नेचर का रखा। कंपनी ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि बाकी अदर कंट्रीज में भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फॉरकास्टिंग डिमांड। मतलब मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सुपीरियर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तो वो कस्टमर्स को उनके बेहतर ढंग से समझा सकता है।
इसी हिसाब से वह बेहतर प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा और बेहतर मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो बिजनेस में कंटिन्यू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि मार्केटिंग मैनेजर सही डिसीजन ले सके। और कंपनी में SIS यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसे लोगों की मदद से टूल्स और प्रोड्यूसर्स से एनालाइज डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये MIS का काम करता है। तो इन इंफॉर्मेशन को टाइमली एक्यूरेट वे में मार्केटिंग मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। सक्सेसफुल ब्रांड्स MIS में इन्वेस्ट करते हैं और इसका उन्हें काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। MIS की 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, सेकंड है मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटी और थर्ड है मार्केटिंग रिसर्च। तो इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स में ऑर्डर फॉर्म्स, सेल्स इनवॉइस, एंट्री लिस्ट और डेली ट्रांजैक्शंस का कलेक्शन डेटा होता है। वॉलमार्ट टाइप की कंपनी में सेल्स रिपोर्ट काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि लाखों कस्टमर्स की डिमांड का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। वॉलमार्ट के पास एफिशिएंट सेल और इन्वेंट्री सिस्टम है, जो हर स्टोर का हर लेखा जोखा डेटा कलेक्ट करता है और ये सिस्टम्स आर अडॉप्टेड आफ्टर एवरी आवर। दिस सिस्टम्स आर अडॉप्टेड एंड अपडेटेड आफ्टर एवरी आवर। हर घंटे में इसका अपडेशन होता रहता है। इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग तरीके से वजह से कंपनी के पास कुकीज़ की एडवांटेज है, जो कि इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के ऑनलाइन बिहेवियर का रिकॉर्ड रखती है। बिजनेस टारगेटेड मार्केट के लिए कुकीज़ काफ़ी मददगार टूल, कस्टमर को भी अपना राइट प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाती है, तो ये उनके लिए भी एडवांटेज साबित होता है। वैसे बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसका खुद का डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। इससे कस्टमर्स के डेमोग्राफिक यानी वो डेमोग्राफिक कंडीशन इज अ काइंड ऑफ एन स्टडी फॉर कस्टमर बिहेवियर, यानी वो कहाँ से है, उनकी एज क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, और साइकोलॉजिकल मतलब हाउ ही बिहेव्स, उनका बिहेवियर कैसा है, ये इसका भी डेटा भी होना चाहिए। जिसका मतलब है कि बिजनेस को अपने कस्टमर्स की सिर्फ एज, जेंडर, लोकेशन ही नहीं, बल्कि ज़्यादा टारगेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि हॉबीज़, ओपिनियन और लाइफस्टाइल का भी आइडिया हो। तो रिलायबल डेटाबेस की वजह से मार्केटर ऐसी टारगेटेड एडवर्टीजमेंट और सेल्स लेटर क्रिएट कर सकेंगे, जो कि सीधा राइट कस्टमर्स को अपील करेगा और कंपनी की सेल को इम्प्रूव करेगा। डेटाबेस आर कलेक्टेड बाय द कंपनी थ्रू फोन कॉल्स, रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, सेल्स इनवॉइस एंड अदर सर्विसेज। आफ्टर डेटाबेस कलेक्टेड बाय द कंपनी, एन इंटेलिजेंट एल्गोरिदम कंपनी के द्वारा रन किया जाता है। दे क्लैरिफाइज अबाउट 100 मिलियन इंडिविजुअल इन सेवरल कैटेगरीज, जिसमें से कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें बफ्स कहा जाता है, और जो यंगर टेक्नोलॉजीज बफ्स होते हैं, उसमें से कुछ यंगर टेक्नोलॉजीज बफ्स होते हैं, यानी कि जिन्हें टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। फिर कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिन्हें जिल बुलाया जाता है, जो कि मोस्टली मदर्स होते हैं। बेरी, इन कस्टमर्स को बोला जाता है जो अमीर प्रोफेशनल्स होते हैं। और कुछ रे कस्टमर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि टिपिकली फैमिली मैन होते हैं, और हर कैटेगरी की अपनी ज़रूरत और अपनी चॉइसेस हैं। सो प्रिसाइजली मार्केटिंग गिव्स गारंटी ऑफ सेल्स इंक्रीमेंट एंड लॉन्ग टर्म सर्विसेज। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च की। तो यहाँ पर कंपनी इंटरनल रिकॉर्ड्स के अलावा प्रिसाइज मार्केटिंग कैसे कर सकती है, इसका जवाब यह है कि मार्केटिंग रिसर्च, यस। इस मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस में कंपनी कस्टमर्स के बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करती है और उन्हें एनालाइज करती है। एक इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च करके प्रोडक्ट क्रिएट करना में हेल्प करती है, जो कि कस्टमर्स को चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च के 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम डिफाइन करना। सेकंड, डेवलप प्लान, प्लान को डेवलप करना। थर्ड इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। फोर्थ इज टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड फिफ्थ इज टू प्रेजेंट द रिजल्ट एंड एट लास्ट टेक द डिसीजंस, विच इज द 6th स्टेप। तो पहले स्टेप में मार्केटिंग मैनेजर्स प्रॉब्लम को समझने में साइंटिफिक या स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अमेरिकन एयरलाइंस अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहती थी, तो वो प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर की नीड्स के बारे में
सब कुछ पता कर लिया, तो वो कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी डेटा भी कलेक्ट हो जाते हैं। और अगर वो प्रॉब्लम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पता करो बर्लिन में से वॉशिंगटन की फ़्लाइट 9285 लेने वाले कितने पैसेंजर ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए 70 या $80 पे करने के लिए तैयार हैं, सो इट विल बी क्वाइट नैरो। सो उन्होंने एक स्पेसिफिक और सिंपल अप्रोच लिया। फॉर फर्स्ट स्टेप, अमेरिकन एयरलाइंस पूछ सकती है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए इंटरनेट सर्विस बाकी की सर्विस में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितने एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स इंटरनेट सर्विस के कारण अमेरिकन एयरलाइंस को चूज कर सकते हैं। तो फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मार्केटर्स प्लान सेकेंड स्टेप विच इज प्लानिंग ऑफ रिसर्च। उन्हें कौन कौन से डेटा इन्वेस्टमेंट यूज करने होंगे और व्हाट विल बी द कॉस्ट, सो ऑल द थिंग्स आर नीड्स टू बी फाइंडेड आउट। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मार्केटर सर्वे करना चाहता है तो सोशल मीडिया या फ़ोन कॉल्स के थ्रू कर सकता है, कस्टमर से फेस टू फेस बात करके, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में या घर पे या उस कस्टमर्स के ऑफिस में जिसमें वो काम कर रहे हैं, वहाँ से इस स्टेटस को कलेक्ट कर सकता है। इन द फोर्थ स्टेप, बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स, टेबुलेशंस ऑफ डेटा करके डेटा एम्फेसाइजिंग और कंपेयरिंग की जाती है। फिफ्थ स्टेप में मार्केटर्स कलेक्टेड डेटा को रिकमेंडेशन फॉर्म में या वैल्यूएबल इंसाइट्स में प्रेजेंट करते हैं। एंड इन द सिक्स्थ स्टेप, इवेल्युएशंस ऑफ रिजल्ट, मार्केटिंग रिसर्च के रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है। इफेक्टिव रिसर्च सिस्टम मार्केटिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर गिविंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ मार्केट शेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप। तो लॉन्ग टर्म रॉयल्टी रिलेशनशिप्स के बारे में आज बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो कि सेम प्रोडक्ट्स के लिए कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ किसी एक ब्रांड को बाकियों से अलग करती है वो है लेवल ऑफ वैल्यू, तो कस्टमर्स को दी जाती है। कई डिकेड्स पहले मार्केटिंग का गोल सिर्फ बेचना होता था, बात बेचने और खरीदने तक ही रहती थी, लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग ज़्यादा हॉलिस्टिक है बिकॉज कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा है, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा है। वो मार्केटिंग केयरफुली प्लान की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका गोल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड पर होना चाहिए। आज के बिजनेस को प्रोडक्ट इंजीनियर्स के अलावा मार्केट इंजीनियर्स को भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो कोर ऑफ बिजनेस इज दैट which provide more value to their customers. Like marketing expert says that the business secured by getting, keeping and growing the customers. Today modern concept also learned that what is the importance of centralized customers. Traditional organizers, service managers को टॉप पे रखा जाता है, पर now this model has become outdated. और जो बिजनेस अभी भी ऐसे फॉलो करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुली चल नहीं पाते। मॉडर्न ऑर्गेनाइजर्स कस्टमर्स ओरिएंटेड है। कस्टमर्स को बिजनेस मॉडल में टॉप पे होना चाहिए, उन्हें टॉप प्रायोरिटी, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस एंड क्रिएट वैल्यू के तौर पे देखा जाना चाहिए। द पर्सन हु इज सेटिस्फाइंग कस्टमर्स लाइक स्टाफ, कैशियर, सेल्स पर्सन, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद देम। नेक्स्ट आते हैं मिडिल मैनेजर्स, जो कि फ्रंटलाइन लोगों को सपोर्ट करते हैं। सीनियर मैनेजर्स सबसे बॉटम में आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि केवल फ्रंटलाइन लोगों को ही इन कस्टमर्स के साथ डील करना चाहिए। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि कस्टमर्स को जानने, सर्व करने, कस्टमर्स की मीटिंग करने में हर लेवल को पर्सनली इन्वॉल्व रहना चाहिए। सो कस्टमर सीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज द टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट एज वेल एज द स्ट्रेस कॉस्ट को भी वो देखता है। वो देखता है कि परचेजिंग प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम एनर्जी कंज्यूमिंग तो नहीं, स्ट्रेसफुल तो नहीं। इफ़ द प्राइस इज लो बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ नॉट डन प्रॉपरली, then also customers does not buy it. That's why the marketer use two methods to increase the production value. वो दो मेथड मार्केटर्स कौन से यूज़ करते हैं जिससे अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ा सके, जिसमें पहला है टोटल कस्टमर बेनिफिट इंक्रीज और दूसरा है टोटल कस्टमर कॉस्ट को डिक्रीज करना। तो इसी के साथ व्हेन एनी कस्टमर्स कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो उस वक्त वो सिर्फ उस आइटम को कंसीडर ही नहीं करता बल्कि
उसमें फ्रंट लाइन लोगों के साथ अपनी ब्रांड इमेज को भी कंसीडर करके चलता है। प्रोडक्ट लेने में जो सारे बेनिफिट्स या कॉस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट होते हैं उसे कस्टमर प्रिसाइज्ड वैल्यू यानी कि सीपीयू कहते हैं। और जिस ब्रांड का जितना हाई सीपीवी रहेगा उतना ही प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल वो ब्रांड हो पाएगा, उसका बिगेस्ट मार्केट शेयर होगा और वह ब्रांड अपने कस्टमर्स के लॉयल्टी की वजह से कॉम्पिटिशन्स में आगे रहेगा। जैसे कि कैटरपिलर कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट कंपनी को कहते हैं। कैटरपिलर एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट सामान को सप्लाई करती है। लोग कैटरपिलर प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हिटाची कोमात्सु बिकॉज कैटरपिलर मेक रिलायबल ड्यूरेबल एंड हैवी इक्विपमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट गिव्स द हाईएस्ट टोटल परसीव्ड वैल्यू। ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलने वाली, रिलायबल और काफ़ी ही वजनदार इक्विपमेंट्स को सप्लाई करता है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इट गिव्स द हाईएस्ट टोटल परसीव्ड वैल्यू। कंपनी के पास फुल लाइन कंस्ट्रक्शंस की एक बहुत बड़ी रेंज है। एक कंस्ट्रक्शंस बिजनेस में जो कुछ होना चाहिए वो कंपनी प्रोवाइड करती है विद बेस्ट पेमेंट प्लान एंड ऑप्शंस। ये कैटरपिलर ही एक ऐसी कंपनी जो ऐसे बेस्ट प्लान्स एंड पेमेंट मेथड्स एंड ओपिनियंस प्रोवाइड करती है। इक्विपमेंट परचेज करने के लिए टाइम, एनर्जी, स्ट्रेस, कॉस्ट जो भी होता है वो इसमें काफ़ी ही कम है। कैटरपिलर के मोस्ट ऑफ द डीलर्स आर स्प्रेड इन अमेरिका। हर डीलर वर्क एट इंडिपेंडेंट डीलर। जो भी डीलर कैटरपिलर में काम करता है वो एक इंडिपेंडेंट रूप से काम करता है और हर प्रकार की प्रोडक्ट्स को अपने पास रखता है। इतना ही नहीं, इनके डीलर्स वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड, वेल रिलायबल भी होते हैं जो कि कस्टमर्स को एक अच्छी तरीके से असिस्ट करते हैं। कैटरपिलर ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सेवरल अदर पीपल्स और वी कैन से टू सेवरल अदर्स मार्केटर्स। इसकी बेस्ट वैल्यू के अगर हम बात करें तो आपने कैटरपिलर्स को 10 से 20% ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करती है। कोमात्सु नीड्स टू इम्प्रूव इट्स मार्केटिंग इन ऑर्डर टू कम्पीट विद कैटरपिलर। कैटरपिलर की अगर हम सर्विस की बात करें तो वो कोमात्सु जो सर्विस देती है उससे 10 से 20% ज़्यादा ही अपनी कॉस्ट को बताती है। तो क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल मार्केट में क्रिएटेड है। अब आगे बात करते हैं एनालाइजिंग कस्टमर्स मार्केट की। ऐसा क्या है जो कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट की परचेजिंग करने के लिए ट्रिगर करता है? वो इस कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें स्टडी किया जाता है कि हाउ कस्टमर सेलेक्ट देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड हाउ दे वांट टू यूज इट। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर लाइक कल्चरल, पर्सनल एंड सोशल फैक्टर्स। IBEN, आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे कि IBEN इज अ स्वीडन कंपनी which analyzes the consumer behavior. It entered in international plus domestic market also. तो how to achieve it? 17 साल की एक स्वीडन लड़की अपने होम टाउन में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और अब उस छोटे से बिजनेस को एक बड़े कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, जो कि वो बड़ा कंपनी 50 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है इस वक्त। मोर देन 500 स्टोर्स इन द फुल वर्ल्ड। Its mission is to provide great value to the customers and make their life better. और जैसे कि इनवाक एम्ब्रेट को इस फाउंडर ऑफ दिस कंपनी ही वंस सेड, उसने एक बार कहा था कि वॉलेट काफ़ी पतले हैं तो हमें उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। कंपनी को मालूम था कि कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चरल फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना में IBM ने ईयर ऑफ रोस्टर सेलिब्रेट करने के लिए रोस्टर थीम प्लेसमेंट बेचे। US के मार्केटर्स ने ऑब्जर्व किया कि लोग वैसिस खरीदते हैं और उन्हें ड्रिंकिंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं बिकॉज अमेरिकन को IGEN के रेगुलर ग्लास काफ़ी छोटे लगते थे और इस वजह से कंपनी ने US मार्केट को सर्व करने के लिए लार्ज साइज ग्लासेस बनाने शुरू कर दिए। तो IGEN के मार्केटर्स अक्सर घरों में जा जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके प्रोडक्ट में कुछ सुधार की ज़रूरत है। जब उन्होंने यूरोप और US के घरों को विजिट किया या तो देखा तो लोगों ने कैबिनेट यूज़ करने के तरीकों में काफ़ी डिफरेंस है। यूरोपियन अपने कपड़ों उसमें हैंग करके रखते हैं
जबकि अमेरिकन उसमें फोल्ड करके रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आईजीईएन ने अमेरिकन मार्केट के लिए ज़्यादा डीप ड्रोवर्स वैल्यू कैबिनेट डिज़ाइन किए। आईजीएन मार्केटर ने कैलिफोर्निया के इस पैनिक कम्युनिटी के लोगों को भी विजिट किया। उन्होंने देखा कि ये लोग इस पैनिक कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और इसी तरीके से अपना डाइनिंग एरिया डिज़ाइन करना पसंद करते हैं। और आईजीईएन ने इस कल्चरल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने कैलिफोर्निया ब्रांच में ब्राइट कलर पैलेट वाले फर्निशिंग ऑफर करने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ और चेयर्स डिज़ाइन किए और लार्ज साइज टेबल भी ऐड कर दी ताकि इस पैनिक कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा डाइनिंग स्पेस मिल सके और उनके वॉल्स पे ज़्यादा पिक्चर्स हैंग हो सके। इसी के साथ अब टाइम आ गया है कंक्लूजन्स का। आपके इस किताब के थ्रू मार्केटिंग के बारे में क्या सीखा? आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मैंने बताया। आपने इसमें से यह भी जाना कि किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स रहता है। तो सस्ती चीज़ें और सस्ते प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि एक बिजनेस सर्विस एफिशिएंसी एंड कस्टमर्स की कन्वीनियंस जैसी चीज़ों को भी कंसीडर करना होगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफ़ी टाइम, एफर्ट्स और पैसा लगता है। दैट्स वाई बेहतर प्लानिंग के बाद ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे। दैट्स वाई नेक्स्ट टाइम जब आप भी किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाएं तो अपने फेवरेट ब्रांड के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को स्टडी करना। क्या पता आप कुछ ऐसे चीज़ों को अपने एक बेहतर चॉइस दे और अपनी लाइफस्टाइल्स को इम्प्रूव करने में जो कि आपकी मदद करे। तो ये समरी तो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो एट लास्ट कमेंट में लिखकर हमें बताइएगा कि ये समरी आपको कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्न्ड, एंड स्टे ट्यून्ड टिल माय द नेक्स्ट वीडियो अपॉन दिस बुक।